हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वुलर लेक को आपको सबसे पहले जाकर के मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उनका आंसर देने की आप कोशिश किया करो। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पुलिकट लेक से रिलेटेड, तो सबसे पहले पुलिकट लेक की मैप को हम व्यू कर लेते हैं। पुलिकट लेक जो है वो हमारे इंडिया के आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सिचुएटेड है। अदर फैक्ट्स को अगर हम व्यू करें तो आप सबसे पहले यहाँ पर चिलिका लेक को व्यू कर लीजिए। इसको पहले भी हम मैप बेस्ड डिस्कशन कर चुके हैं इसका, और एक लेगून के रूप में सिचुएटेड है और ओडिशा स्टेट में जो चिलिका लेक है वो सिचुएटेड है। इसको डिस्कशन करने का कारण ये है कि जो पुलिकट लेक है वो चिलिका लेक के बाद में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में इस लोकेशन को हमने बताया है। चिलिका लेक के बाद में पूरे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लेगून के रूप में इंडिया में सिचुएटेड है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है वो आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में सिचुएटेड है, लेकिन इसका जो 96 पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। मतलब मेजोरिटी वाला जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में है। इस पुलिकट लेक के वाले एरिया को एक बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर रखा है और इसके पास में ही नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी भी सिचुएटेड है। तो यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में हर एवरी ईयर फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि इस एरिया में जो टूरिज्म है उसको इंक्रीज किया जा सके। इस एरिया की अगर हम बात करें पुलिकट लेक की, तो यहाँ पर कुछ रिवर जो हैं वो अपने वाटर को डिस्चार्ज भी करती हैं, जिसमें सर्दर्न टिप से अगर हम बात करें तो अरानी रिवर यहाँ पर फ्लो होती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से कलंगी रिवर जो है वो यहाँ पर अपने वाटर को सबमिट करती है। ये जो लेगून है, लेगून के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो वाटर बॉडीज एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन आपस में उनकी कनेक्टिविटी ना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्री हरिकोटा का जो बैरियर आइलैंड है वो इस पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पुलिकट लेक से हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हमने व्यू किया। ये जो पीडीएफ है उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, जो बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी दिल्ली कैपिटल में बहुत हैवी रेन देखने को मिली, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ डिले हो सकता है। रेन की वजह से ये डिले देखने को मिलेगा। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हुई है तो इस टर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था 2019 में। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बताया था कि जो पार्लियामेंट की प्रेजेंट टाइम में बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर वो आने वाले टाइम में जो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, उनको कंप्लीट करने के लिए इनएडिक्वेट है। तो इनएडिक्वेट है तो उसका एडिक्वेट बनाना पड़ेगा, और एडिक्वेट बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा रिवैम्प एंड रीडेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जो प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूप में इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम में जो राजपथ है उसको दोबारा से रिवैम्प किया जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के हिसाब से रीपर्पज के तौर पर इसका यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट यही है कि फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनएडिक्वेट है करंट डिमांड के अकॉर्डिंग, उसको रीडेवलप हमें करना है। अब दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली हाउसेज राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव अमोंग अदर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल विस्टा वर्ड के अंडर आती हैं। 1911 की बात है। किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है उन्होंने दिल्ली दरबार में जो एक ग्रैंड असेंबली हुई थी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि कलकत्ता से दिल्ली, इंडिया की जो कैपिटल है, उसको शिफ्ट किया जाएगा। ये जो दिल्ली दरबार है वो इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है उनका कोरोनेशन को एक तरीके से सेलिब्रेशन देने के लिए,
ओके, वो वहाँ के राजा बने थे, किंग बने थे, तो उसको सेलिब्रेशन करने के लिए ये जो दरबार है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये जो टास्क है, मतलब दिल्ली को आप कैपिटल बनाओगे तो उसको कंस्ट्रक्शन करने का जो टास्क है वो एडविन लुटियंस को दिया गया। एडविन लुटियंस के अलावा हर्बर्ट बेकर जो साउथ अफ्रीका के एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे, इन दोनों को मिलकर के कंस्ट्रक्शन वर्क्स दिया गया। हर्बर्ट बेकर जो हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो प्रिटोरिया है उसकी जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं उनके चीफ आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया था। पार्लियामेंट हाउस को दोनों ने ही मिलकर के, लुटियंस और बेकर दोनों ने मिलकर के इसको मिलकर के डिज़ाइन किया था, लेकिन राष्ट्रपति भवन जो है उसको एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। ये आपको ध्यान में रखने हैं। सेक्रेटरीट जिसमें नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक आता है उसको हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि हमने कि कब हमारी कैपिटल दिल्ली बनी थी और इसको डेवलप करने में किस किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर रिलेटेड है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन हुआ। हमें पता है केरला और तमिलनाडु जो स्टेट हैं उनमें लेकर के इसको लेकर के इशू चलता रहता है। इशू इसलिए चलता रहता है कि सिचुएटेड जो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो सिचुएटेड केरला स्टेट में है, लेकिन उसको एक तरीके से कंट्रोल करना, उसका मैनेजमेंट संभालना, ये सारी जो पावर है वो तमिलनाडु के पास में है। अभी कुछ समय पहले एक इशू देखने को मिला कि जब वहाँ पर हैवी रेन देखने को मिली तमिलनाडु वाले रीजन में, तो मुल्ला पेरियार डैम में काफ़ी ज़्यादा केरला वाले रीजन में जब हैवी रेन हुई तो उसकी वजह से मुल्ला पेरियार डैम में जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब हमें पता है कि उसको एक तरीके से रेगुलेट करने की जो पावर है वो डिपेंड करती है तमिलनाडु के पास में। तो तमिलनाडु ने बिना किसी अर्ली वार्निंग के उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिलीज कर दिया, जिसको लेकर के केरला ने इशू क्रिएट किया कि हमारे यहाँ पर जो इसका लोअर एरिया है इस मुल्ला पेरियार डैम का, वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती थी, हालांकि नहीं हुई लेकिन हो सकती थी। तो इसको लेकर के ये जो इशू है इसी वजह से ये जो मुल्ला पेरियार डैम है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। दूसरा न्यूज़ में चलने का कारण ये भी है कि अभी अब डैम सेफ्टी बिल जो है उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। उसको लेकर के भी जो स्टेट्स हैं, स्पेसिफिक अगर हम देखें जो तमिलनाडु स्टेट है वो ज़्यादा इसका विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। उसका मेजर रीजन ये है कि बहुत सारे डैम जो है वो अदर स्टेट में सिचुएटेड है, लेकिन उसकी गवर्निंग पावर एंड मैनेजमेंट पावर जो है वो तमिलनाडु के पास में है। तमिलनाडु जो है उस वाटर का यूज़ करता है अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो तमिलनाडु को लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर आ जाती है इन सारे डैम्स को रेगुलेट करने की, तो जो हमारे पास में जो पावर है जिस वाटर का हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से वेल डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाएगा तो हो सकता है कि तमिलनाडु के जो मतलब पार्टनर में तमिलनाडु की पार्टनरशिप में इतनी वाटर अवेलेबल हो ही नहीं पाई, इसलिए इस प्रोजेक्ट का, इस बिल का विरोध किया जा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि देखो जो वाटर है उसको एक तरीके से बोला जाता है कि जो हमारी शेड्यूल 7 है जिसमें वाटर जो वर्ड है उसका एक तरीके से डिपेंड करता है वो स्टेट के पास में, स्टेट की पावर है और स्टेट की पावर को आप एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो हेल्दी फेडरलिज्म हमारे इंडिया में होना चाहिए, जो कोऑपरेशन की पॉलिसी अप्लाई जानी चाहिए, उसके बेसिस पर आप मोर सेंट्रली होकर के आप अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट मोर फोकस्ड कर रही है स्टेट की जो पावर्स हैं उनको कैप्चर करने की, और ज़्यादातर जो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म की जगह पर आप यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। इस बेसिस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं स्टेट की जो पावर है, जो डैम्स को रेगुलेट करने की जो पावर है वो स्टेट के पास में ही होनी चाहिए, सेंट्रल जो है गवर्नमेंट वो इसको कैप्चर ना करे। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो डैम्स होते हैं उनमें बहुत सारे इशू ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि स्टेट में दूसरे में सिचुएटेड है लेकिन उसकी रेगुलेशन पावर है वो दूसरे के पास है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इशू है वो जो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर एक हम ऐसी कमेटी बनाएंगे, एक ऐसी अथॉरिटी बनाएंगे जो टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहेगी ऐसे डैम्स को जो बहुत पुराने हैं, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाने की ज़रूरत है, उनमें दोबारा से डेवलपमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पर अगर नज़र रहेंगी तो उसकी वजह से एक बिग इंसिडेंट होने से हम रोक सकते हैं। ओके, तो ये मुल्ला पेरियार डैम जो है टर्म जो है इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट सबसे पहले व्यू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो केरला और ये है तमिलनाडु, दोनों स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम जो है सिचुएटेड है।
मुल्ला पेरियार डैम की अगर हम बात करें तो लगभग 123 ईयर ओल्ड है और ये मुल्लायार और पेरियार दो रिवर यहाँ पर फ्लो होती है केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। उनके कन्फ्लुएंस लेवल मतलब दो रिवर जो है वो ऐसे फ्लो हो रही हैं, तो उनके कन्फ्लुएंस पर जहाँ दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं वहाँ पर इस मुल्ला पेरियार डैम को बनाया गया है। यहाँ पर इसकी हाइट और इसकी जो लेंथ है उसके बारे में बताया गया है। इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो अपने जो 5 सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए इस वाटर का यूज़ करता है। ये जो डैम है इसमें अगर हम बात करें तो इसको बनाया है इसलिए गया था कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार रिवर है उसके वाटर को ईस्टवर्ड ट्रांसफर किया जा सके, ताकि जो एरिड रेन सैडो रीजन है, एरिड रेन सैडो रीजन तमिलनाडु का है, वहां पर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो सके। अब पेरियार रिवर की बात हुई है तो पेरियार रिवर जो है वो केरला में फ्लो होती है। केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसको केरला की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर असम की जो पुलिस है उससे रिलेटेड है। हमें पता है कि पुलिस का जो काम है वो काफ़ी सीरियस वर्क रहता है, लेकिन आसाम पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जो भी उनका काम है उसको काफ़ी इजी वे में और काफ़ी ह्यूमरस वे में और उसको प्ले कर सके, ताकि जो जॉब है जो सर्विस है वो एक तरीके से बर्डन क्रिएट ना हो करके काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क यहाँ पर किया जा सके। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो वर्क करते हैं और जब भी किसी केस को वो सॉल्व करते हैं तो एक ह्यूमरस वे में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पंजाब में, यूपी में और जो अदर स्टेट मणिपुर, गोवा, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसको लेकर के कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। तो ये पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वो यहाँ पर है। ये जो पंजाब में किस तरीके से जो कांग्रेस है, हमें पता है कि अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे और उन्हीं के वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने इसको क्विट कर दिया। इसके बाद में वहाँ पर कौन कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा ये भी वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोविड को लेकर के है। मुंबई में जो केसेस हैं वो रेगुलर कम हो रहे हैं और दिल्ली में जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको क्लोज किया गया है। दिल्ली के जो सीएम हैं वो चाहते हैं कि हम लॉकडाउन ना लगाएं, इसलिए वो चाहते हैं कि टाइम टू टाइम एक तरीके से जो केसेज हैं उनको हम कर्ब करने की कोशिश करें, ताकि जो इंक्रीज ना हो सके और हमें लॉकडाउन वाली सिचुएशन पे ना आना पड़े। यहाँ पर जो पिक्चर है वो लखनऊ की पिक्चर है और वहाँ पर जो वेजिटेबल्स मार्केट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिला। तो यही है कि कोविड के केसेज अगर हमें रोकना है, थर्ड वेव को अगर हमें रोकना है, तो इस तरीके की जो भीड़ है जो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं उन सभी को हमें रोकना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो राजस्थान स्टेट से है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कुसुम स्कीम के अंडर जो फार्मर्स हैं, जो एरिड रीजन था, जिनकी जो लैंड है जो कल्टीवेबल नहीं है, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा सोलर जो प्लांट्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसमें इंसेंटिव दिए, जो फार्मर्स हैं उन्होंने इंस्टॉल किए और अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी जो लाइव्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उजाला देखने को मिल रहा है। कारण क्या है कि वो उससे जो भी मतलब एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपने लिए भी कंज्यूम कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है उसको एक तरीके से गवर्नमेंट को भी, सरप्लस जो प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट को, जो ग्रिड है उसको सेंड कर रहे हैं। इससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी इंक्रीज हो रही है और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने का हमने टारगेट लिया है उस टारगेट को भी हम अचीव कर पा रहे हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ईजिली कैसे अवेलेबल हो पा रही है, कुसुम स्कीम के अंडर। इसमें क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स जिनको ये लगता था कि बैंक उनको लोन देगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है कि आप ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल कीजिए अपनी लैंड में। इसके बेसिस पर सोलर प्लांट्स अब अगर आप इंस्टॉल करोगे तो हम आपको विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी के हम आपको क्या देंगे, मनी देंगे, बैंक से आपको लोन दिलवाएंगे। उस मनी का आप यूज़ करोगे इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में और उससे जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको आप हमें सेंड करोगे। तो ये पीएम कुसुम स्कीम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस आर्टिकल को आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस का जो पेपर 3 है उससे आप रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ये जो पीएम कुसुम स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और लॉन्च करने का कारण यही था, पीएम कुसुम
aims to help farmers access reliable daytime solar power for irrigation, reduce power subsidies and decarbonize agriculture। मतलब फार्मर्स को वो दिन में अपनी जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उसको एक तरीके से रिचार्ज करें, उसका यूज़ करें अपने पंप्स को चलाने में, अपने लाइट को यूज़ करने में। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट को सेंड करें। पीएम कुसुम प्रोवाइड्स फार्मर विद इंसेंटिव्स टू इंस्टॉल सोलर पावर पंप्स एंड प्लांट्स इन देयर फील्ड्स। 3 इसके स्टेजेज है अलग अलग एरिया में। मतलब आपको सिर्फ खुद के लिए प्रोडक्शन करना है, आपको अपने पंप के लिए चलाने के लिए ही प्रोडक्शन करना है, या फिर आपको जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो गवर्नमेंट को भी बेचना है। ये 3 अलग अलग लेवल में यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता था। तो ये हमने पीएम कुसुम जो स्कीम है उसके बेसिस पर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उनको व्यू किया। अब देखो इस आर्टिकल में, ये जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ देखिए कि राजस्थान में अगर हम बात करें, द राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन हैज अलॉटेड 722 मेगावाट प्लांट्स टू 623 फार्मर्स अंडर द कुसुम स्कीम। मतलब इतने जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल गया है। हमें पता है कि राजस्थान में जो लैंड है वो ज़्यादातर एरिया, अगर वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है वो एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी कम उपयुक्त है, मतलब यूजेबल जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 365 डेज होते हैं, उसमें से 325 डेज अगर हम बात करें 1 ईयर में, वहाँ पर इंटेंस सोलर लाइट देखने को मिलती है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो सोलर स्कीम है, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके ऊपर मेजरली फोकस्ड किया जा सकता है राजस्थान स्टेट में। ये वही है कि हमारे यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है उनका बेटर यूज़ अगर हम करें तो उसके काफ़ी बेटर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर एडिटोरियल पेज है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हेट स्पीच को लेकर के है। इस आर्टिकल में शुरुआत इस तरीके से की गई है कि अभी देखो हमने उत्तराखंड हरिद्वार वाला जो एरिया है वहाँ पर एक असेंबली होती है ऑर्गेनाइज 17 से 19 दिसंबर के बीच में, और वहाँ पर कुछ स्पीच दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एग्री हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कुछ लोगों ने, एफआईआर भी रजिस्टर्ड करवाई है उन पर्सन के खिलाफ में जिन्होंने यहाँ पर हेट स्पीच देने की कोशिश की। जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके खिलाफ में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिनसे हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में क्लैश जो है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज हो। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक तरीके मतलब उन्होंने एग्री किया है कि जो भी पिटीशन है उनको हम हियर करेंगे, और आज जो है वो इस पिटीशन पर डिस्कशन होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो भी स्टेटमेंट हुआ उससे हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो अदर कम्युनिटी है, अदर रिलीजन है, उनके खिलाफ में यहाँ पर स्टेटमेंट देने की कोशिश की। हालांकि अभी जांच होगी क्या क्या स्टेटमेंट थे, क्या उसमें बोला गया था और उसका किस तरीके से मल्टीपल तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट बोलने का काम ये है वो ये है कि देखो हमारे प्रेजेंट टाइम जो है वो फ्री स्पीच की तरीके है। मतलब जो पर्सन है उनको बहुत सारे राइट्स हमने दे रखे हैं, और उसी टाइम में अगर फ्री स्पीच का यूज़ करते हुए आप उस स्पीच को हेट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हो तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। अब क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि जो भी हेट स्पीच है इस वर्ड को हम क्रिमिनलाइजिंग करें। मतलब हमारी जो भी लॉ है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें हम कुछ ऐसा इंसर्ट करें जिसके बेसिस पर जो भी कोई स्टेटमेंट दे तो उसको पता हो कि मैं क्या बोलूँगा और उसकी वजह से मेरे ऊपर क्या क्या अगेंस्ट मेरे ऊपर क्या क्या क्राइम जो है वो इंसर्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे केसेस की बात की गई है। उन केसेज में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजंस की भी बात की गई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में हेट स्पीच को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था, एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन ए ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में किसी पर्सन की, एक इंडिविजुअल की क्या मेंबरशिप है उसके बेसिस पर, और फिर क्या एफर्ट वो किया जाता है उसके बेसिस पर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड वन दैट seeks to delegitimize group members in the eyes of the majority, reducing their social standing and accepting within society. Okay? और दूसरा, कर्नाटका में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने हेट स्पीच वर्सेज द स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वाज द ओपिनियन दैट इंडियन पीनल कोड इलीगलाइज स्पीसीज दैट आर इंटेंडेड टू प्रमोट एनमिटी और प्रिजुडिस द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट क्लासेज।
ओके तो आईपीसी का जो ये पार्ट है उसके थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, इस इलीगलाइज कर सकते हो। जो भी इलीगलाइज स्पीसीज है उनके खिलाफ में आप इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग वर्क किया जा सकता है। यहाँ पर जो अदर स्टेटमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेवरल इंस्टेंसेज में हेट स्पीच को डील करने के लिए उन्होंने ये बोला कि अगर आप एक स्टेटमेंट देते हो जिसकी वजह से जो डिस्कॉर्ड होता है बिटवीन क्लासेज, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर्सन के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने स्पीच दिए। इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे आप बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकते हो। ओके लास्ट में इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267 रिपोर्ट में बात बोली थी कि 2 प्रोविजन जो हैं वो हमारे इंडियन पिनल कोड में हेट स्पीच को पनिश करने के लिए और उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए इन प्रोविजन को हमें इंसर्ट करना चाहिए, जिसमें 153C एंड सेक्शन 505A। इसके बेसिस पर क्या होगा कि अगर कोई पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करता है कोई वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटन अपने स्टेटमेंट के थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन और साइन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके खिलाफ में क्या क्राइम माना जाएगा कि आपने एक क्राइम किया है। ओके इस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में भी बताया गया है कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी असेंबली को रिप्रेजेंट ना करके आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए इस तरीके की जो स्पीच है उनको स्प्रेड करने का काम करते हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है वो इस तरीके के ऑनलाइन हेट स्पीच को अच्छे से इंसर्ट करे, अच्छे से उनके साथ में डील करे और अपना जो भी एक्ट है उसके लिए सेपरेट एंड स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो उसमें इंसर्ट होने चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने ये भी देखा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इस तरीके की अगर स्टेटमेंट रिलीज होते हैं तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस तरीके के कंटेंट को अपने यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करोगे। ये भी बोला गया है कि हर मंथली बेसिस पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ पर किस कंटेंट को हमने यहाँ पर रिमूव किया है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परेशानी आ रही थी जो हमारे एक तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अपनी परेशानी को यहाँ पर रजिस्टर करवाया और उसके रिस्पॉन्स में हमने क्या उनको आंसर देने की कोशिश की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमें क्या करना होगा, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अपनी तरफ से कुछ एक्ट प्रिपेयर करने होगी ताकि बेसिस पर ये जो हेट स्पीच प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। तो इसके बेसिस पर कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली एक्ट बने ताकि इस तरीके के इशू को अच्छे से हम क्या कर सके, रिड्रेस कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें सबसे पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका जो एडवांस वेरिएंट है उसका टेस्ट किया गया। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है एक जॉइंट कोलैबोरेशन है इंडिया और रशिया के बीच में। इसको लैंड से, सी से, सब सी से और एयर से इसको लॉन्च किया जा सकता है अगेंस्ट सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट्स के ऊपर। 290 किलोमीटर इनिशियली इसकी रेंज थी, लेकिन बाद में इसकी जो रेंज है उसको इंक्रीज कर दिया गया। 2016 में जब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में इंडिया को एंट्री पानी थी तो उस टाइम तक इसकी जो इनिशियली रेंज है वो 290 तक ही हमने रखी थी। अब जो MTCR एक टर्म है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। तो इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। MTCR की अगर हम बात करें तो 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान के द्वारा। इसका एम ये था कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रिपेयर किया जा रहा है उनको स्प्रेड करने में एक तरीके से लिमिट लगाई जा सके। इसके अलावा जो अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनका भी, जिसको यूज़ किया जाता है केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, तो उसमें जो वेट है उसको 500 किलोग्राम और जो मतलब एक उनकी जो लेंथ होनी चाहिए, जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बेसिस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई थी और ये नया जो रेजीम है, ये नया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में इसके जो मेंबर्स हैं वो 35 मेंबर्स हैं। इंडिया ने इसको 2016 में अडोप्ट किया था या फिर इसमें शामिल हुआ था। चाइना इसका मेंबर नहीं है और एक इट इज़ नॉट ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अगर आपने इसको एडमिट किया है तो आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट ही करना है। तो ये MTCR
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में भी कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पर जो वेपन्स हैं उनकी वैरायटी चेंज होती जा रही है, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली लेवल पर कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, तो उस आंसर्स में आप इस MTCR का भी यूज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से जब आप अपने आंसर लिखते हो तो अपना जो आंसर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हो और उसकी वजह से जो आपके नंबर्स है वो थोड़े से इंक्रीज होकर के मिलते हैं आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बताया गया है, देखो 2005 से एक इंडेक्स पब्लिश होता है। ये जो इंडेक्स है इसके बारे में आप देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो लास्ट ईयर 90 रैंक थी और इस साल हमारी 83rd रैंक है। इसके बेसिस पर ये हमें बोला है कि हमारे जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। मतलब कोई भी पर्सन जिसके पास में इंडिया का पासपोर्ट है तो उसको लेकर के क्या क्या उसको सुविधाएं मिल सकती है। इंडिया नाउ हैज़ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड विद ओमान एंड आर्मेनिया बीइंग द लेटेस्ट एडिशन। मतलब इंडिया ने अपने डेस्टिनेशंस को इंक्रीज कर दिया है कि वहां पर वीजा फ्री एक्सेस भी कर सकते हो। 35 मोर डेस्टिनेशन जो हैं वो 2006 से और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर कर दिए गए हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस है और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनके बेनिफिट इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको मिलते हैं। ग्लोबली लेवल पर जो कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उसी की वजह से जो हमारी पासपोर्ट रैंक है वो इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर अभी हमने देखा था कि नागालैंड में अप्सा एक्ट के अंडर एक इशू होता है और वहाँ पर जो नागा ट्राइब है उनके खिलाफ में हमारी जो आर्मीज़ है उनको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, क्लैश होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी डेथ हो जाती है। अब उसको लेकर के एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की गई थी जो ये जानकारी हासिल करनी थी कि नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में ये जो भी इशू हुआ उसको क्या कारण था, उसको लेकर के जो उनकी प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है उनको उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। इसके अलावा जो उसकी फाइनल रिपोर्ट है वो आना बाकी है। फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन एक तरीके से ओवरव्यू करने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि क्या इशू हुआ होगा और किस कारण से प्रॉब्लम देखने को मिली। अप्सा एक्ट से रिलेटेड अगर हम देखें तो अप्सा एक्ट हमें पता है कि कोई भी एरिया जिसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस डिस्टर्ब्ड एरिया को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अप्सा एक्ट के थ्रू जो हमारी आर्मी है उसको मोर पावर्स जो हैं वो दी जाती हैं ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने सभी स्टेट्स को एक रिटन लेटर लिखा है। उन्होंने ये बोला है कि प्रिजन्स में जो हमारी जेल है वहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन जो रहते हैं उनके लिए आप सेपरेट अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड कीजिए। टॉयलेट तक की जो व्यवस्था है वो आप सेपरेट कीजिए। मतलब उन लोगों को आपको सोसाइटी में आपके जो भी रजिस्टर होने चाहिए प्रिजन के, आपके इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से भी आप मेंटेन करते हो वहाँ पर आपके लिए 3rd कॉलम भी होना चाहिए। मेल एंड फीमेल के अलावा वहाँ पर 3rd कॉलम जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए आपको वहाँ पर अवेल करना होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि अभी महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी के 12 जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको वहाँ पर बाहर कर दिया गया और लगभग 1 ईयर तक उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, द सस्पेंशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए ईयर इज वर्स देन एक्सपल्शन। मतलब एक्सपल्शन से भी ज़्यादा वर्ष है कि आपने उनको 1 साल के लिए क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि आप 60 डेज से ज़्यादा इनके ऊपर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन 59 डेज के बाद में अगर हाउस में प्रेजेंट नहीं होता है तो आर्टिकल 190 सब क्लोज 4 जो है वो ये बोलता है कि पीरियड ऑफ 60 डेज ए मेंबर ऑफ ए हाउस विदाउट इट्स परमिशन इज एब्सेंट, द हाउस में डिक्लेयर his or her seat vacant. The court posted the case for January 18। वैसे अभी 18 जनवरी को इसके ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि 60 डेज से ज़्यादा अगर आप एब्सेंट रहते हो तो आपकी जो सीट है उसको वैकेंट कर दिया जाएगा। इसके बेसिस पर आप मोर देन 59 डेज आप इनको बाहर नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब देखो ये जो टर्म है ना, ये जो आर्टिकल है ये 190
190 सब क्लोज 4 जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। आपकी जो स्टेट पीसीएस है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके के उठते हैं। जब भी हमारे करंट में कोई इश्यू चल रहा हो तो उससे रिलेट करने की कोशिश किया करो कि पॉलिटी से इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन हो सकते हैं। तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर्स होते हैं आपको जाकर के बुक में व्यू करना है और ये जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर एक जो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको डिबार किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है और कितना मैक्सिमम जो टाइम है वो हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पीस पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यूएस ने अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। $308 मिलियन जो है वो अनाउंस किया है व्हाइट हाउस ने कि अफगानिस्तान को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में इतना जो मनी है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके 5 मंथ्स अगो हमें पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था। अफगानिस्तान प्रेजेंट टाइम में वैसे तालिबान कोशिश कर रहा है कि कंप्लीट जो सभी जो कंट्री हैं वो तालिबान को एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्निशन दे और यहाँ पर जो भी उनके फंड है जो फ्रोज है उनको रिलीज किया जाए ताकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन को प्रॉब्लम हो रही है उनको सॉल्व किया जा सके। लेकिन अदर कंट्रीज का ये मानना है कि जब तक तालिबान अपनी बातों पर स्ट्रिक्टली कुछ बोलेगा नहीं कि इन पॉइंट्स के ऊपर मैं मेंटेन करूंगा अपने लॉ एंड ऑर्डर को, तब तक हो सकता है कि इस तरीके की जो रिकॉग्निशन उनको दी जानी चाहिए वो ना दी जा सके। लेकिन अभी हमने देखा कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ ग्रेन्स प्रोवाइड करने की, जो मेडिकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करने की वहाँ पर कोशिश की है और यूएस जो है वो मनी वहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको जो भी बेसिक असिस्टेंस चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें फूड एड हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन सर्विसेज हो गया, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। हालांकि यूएस ने ये भी बोला है कि कुछ मनी जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे पर्सन जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है लेकिन उसके बॉर्डर से बाहर रह रहे हैं। यूएन ने भी बिगेस्ट अपील किया है, उन्होंने बोला है कि 2022 में $5 मिलियन जो है वो हमें ज़रूरत है ताकि अफगानिस्तान को हम दोबारा से रिस्टोर कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक पहली ऐसी सर्जरी देखने को मिली है जिसमें पिग का जो हार्ट है उसको एक ह्यूमन में इंस्टॉल किया गया है। अगर ऐसा होता है और अच्छे से वो ये वर्क करता है तो हमारे यहाँ पर जो ऑर्गन्स की एक कमी देखने को मिलती है उस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर कोविड की वजह से क्या क्या इश्यू देखने को मिल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो WHO ने बोला है कि वायरस जो है इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। चाइना में भी ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन का फियर दोबारा से देखा जाने लगा है और ये जो आर्टिकल है वो रशिया के बीच में एक तरीके से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू देखने को मिल रहा है और यूएस जो है उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। यूएस अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करना चाहता है। अभी जो नाटो टर्म है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, इसका मेन एम और मोटिव क्या है और इसकी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स जो हैं, कितने कंट्री जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।